औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करते हैं प्रोज ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। तो डॉक्टर जॉनसन के टाइम पे जो प्रोज था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। In the age of Johnson, the tradition established by the prose writer of the earlier part of the 18th century, Edison Steele and Swift, was carried further. डॉक्टर जॉनसन के टाइम पे प्रोज राइटिंग का वो ट्रेडिशन जो था वो एस्टेब्लिश हुआ और 18th सेंचुरी के वो जो है शुरू वाले हिस्से में, और उसी टाइम पे एडिसन स्टील एंड स्विफ्ट जो था उसने उसको आगे लेके गया। द 18th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ एरिस्टोक्रेसी। आप एमसीक्यूज नोट कर ले कि 18th सेंचुरी को द एज ऑफ एरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। दिस एरिस्टोक्रेसी वॉज नो लेस इन स्पीयर ऑफ इन intellect than in that of politics and society। ये एरिस्टोक्रेसी जो थे, एरिस्टोक्रेट जो थे, वो ना सिर्फ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में इन्वॉल्व थे बल्कि बहुत ज्यादा अकल के मालिक भी थे। द इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी class formed itself into a group which observed certain rules of behavior, speech and writing। जो अकली लोग थे, बहुत ज्यादा मतलब काबिल लोग थे, और जो लिटरेरी क्लास थे उसने ग्रुप बना दिया और जिसने वो सर्टन रूल्स एंड बिहेवियर बनाए। किसके लिए? स्पीच के लिए, बोलने के लिए, लिखाई के लिए। In the field of prose, the leader of this group established literary style which was founded on the principle of logical and lucid thought। तो लिटरेरी फील्ड में, प्रोज फील्ड में उसने एक रूल्स बना दिए और उसने बोला कि वो जो है हम ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर वो प्रोज लिखेंगे जो लॉजिकल हो एंड लूसिड थॉट हो। It was opposed to what was slipshod, inaccurate and trivial। तो वो अपोज हुई कि ये बेपरवाह, मतलब वो जो है ये जो लॉजिकल राइटिंग है ये मतलब ऐसा नजर आता है, ऐसा इंसान को लगता है कि ये बेपरवाह तरीके से लिखी गई है। इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है, एंड ट्रिवियल और मामूली है। इट avoided all the impetuous enthusiasm and manifested an attitude of aloofness and detachment that contributed so much to its mood of cynical behavior। तो उसने वो जो इसके अंदर जो इंथुजिज्म था और उसके अंदर जो इंथुजिज्म था, जोश और जज्बा था, और जो उसके अंदर जो अलोपनेस था, उसको वो सारे ने कंट्रीब्यूशन की। किस चीज के साथ? वो ऐसा मैनर इसका बनाने के लिए जो कि सेनिकल हो। सेनिकल का मतलब तंजिया। द ग्रेट प्रोज राइटर in the pillars of the age of Johnson, who represented themselves the highest achievement in English prose were Johnson, Brock and Gibbon। जो कि बड़े राइटर थे और मेन पिलर थे द एज ऑफ जॉनसन का, जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और उसने इंग्लिश प्रोज में हाई अचीवमेंट हासिल की। वो कौन थे? वो जॉनसन खुद था, ब्रोक था एंड गिबन था। तो आप एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सैमुअल जॉनसन 1701 में पैदा हुआ एंड 1784 में उसका डेथ हुआ। वॉज द लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ हिज एज दो ही वॉज नॉट इज ग्रेटेस्ट राइटर। वो लिटरेरी डिक्टेटर था अपने वक्त का, ना कि वो अगरचे वो बहुत बड़ा राइटर नहीं था। ही वॉज अ मैन हु स्ट्रगल heroically against the poverty and ill health, who was ready to take up cudgels against anyone however high might be placed। ये एक ऐसा बंदा था जो कि उसने बहुत ज्यादा मुश्किल से जिंदगी गुजारी, बहुत ज्यादा हीरो की तरह उसने वो मुकाबला की गुर्बत का और बीमारी का, और ये तैयार था कि वो मतलब ये है डंडा उठाने के लिए अगेंस्ट एनीवन व्यूअर हाई माइट बी प्लेस्ड। मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े लोग थे उसके साथ मुकाबला करने के लिए वो तैयार था। बट हु वॉज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल था टू पुअर एंड रिचड, जो कि गरीब और गमगीन लोग थे, उसके दर्द में वो बराबर शरीक था। ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल जायंट, वो बहुत बड़ा अकली बंदा था, एंड अ मैन ऑफ स्टर्लिंग कैरेक्टर, और बहुत ज्यादा मयारी किरदार रखने वाला बंदा था। ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज ही वॉज ऑनर्ड एंड लव्ड बाई ऑल, एंड इन हिज पुअर हाउस गैदर्ड
foremost artist, foremost का मतलब जो वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट थे, scholar, actor and literary men of London and who looked upon him as their leader. तो उसके ये सारे क्वालिटीज की वजह से जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे वो जो है वो उनके गरीब घर में सब इकट्ठे होते थे, जिसमें आर्टिस्ट होते थे, स्कॉलर होते थे और एक्टर्स होते थे, जितने भी लंदन के लिटरेरी मैन थे, जो सब ये समझते थे कि ये हमारा लीडर है। कौन? जॉनसन जो है ये हमारा लीडर है। जॉनसन बेस्ट नोन वर्क और हिज डिक्शनरी एंड द लाइव्स ऑफ पोएट्री, आप नोट करते जाए, उसका सबसे मशहूर वर्क जो है वो डिक्शनरी है इन द लाइव्स ऑफ पोएट्स, यानी उसने एक दूसरा वो जो है लिटरेरी वर्क, प्रोज वर्क की है। ही कंट्रीब्यूटेड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन पीरियोडिकल्स, उसने नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन पीरियोडिकल्स लिखी है। द रैम्बलर एंड द आइडलर एंड द रेसलस, यानी ये उनके वो आर्टिकल्स एंड पीरियोडिकल्स का नाम है। इन देम हिज स्टाइल इज पेंडोरियस एंड वर्बूज, उसके यानी उस जितने भी उसने वो जो द रैम्बलर लिखी या द आइडलर लिखी है या रेसलस लिखी है, ये बहुत ज्यादा भारी एंड बहुत ज्यादा वर्बूज का मतलब जिसके अंदर उसने बहुत ज्यादा अल्फाज वो यूज की है, इस तरह के स्टाइल था। बट इन द लीव्स ऑफ पोएट्स विच आर वेरी रीडेबल क्रिटिकल बायोग्राफीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, आप नोट करते जाए कि द लाइव्स ऑफ पोएट्स जो है ये हमारे पास क्या है, तो ये एक क्रिटिकल बायोग्राफीज है ऑफ इंग्लिश पोएट का। तो मतलब ये है कि उसने ऊपर जो उसने वो द रैम्बलर और ये हमारे पास जो द आइडलर है, उसके अंदर उसने बहुत ज्यादा भारी और ज्यादा अल्फाजों वाला जो है स्टाइल उसने यूज की, जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। लेकिन फिर उसने द लाइव्स ऑफ पोएट्स जो लिखा, तो इसके अंदर उसने बहुत ज्यादा स्मार्ट और मतलब रीडेबल अंदाज में उसने वो प्रेजेंट की, तो पता चला कि वो दोनों फॉर्म में लिख सकते थे। इन हिज स्टाइल इज सिंपल एंड टाइम चार्मिंग, उसका बहुत जबरदस्त स्टाइल था। दो इन द प्रीसीडिंग जनरेशन ड्राइडन, एडिसन, स्टील एंड स्विफ्ट रोट एलिजेंट, लूसिड एंड इफेक्टिव प्रोज, जो कि आने वाले जनरेशन में फिर ड्राइडन ने, एडिसन ने, स्टील एंड स्विफ्ट ने बहुत ज्यादा वाजिह और बाअसर जो है मुअस्सर उसने प्रोज लिखा। एंड नन ऑफ देम सेट अप टू द डेफिनेट स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड बाय द अदर, और जो है वो हर एक जो है वो ऐसे वो स्टेप पे चला गया कि वो लीडर बन गया, औरों के लिए एक मिसाल बन गया। What was necessary in the generation when Johnson wrote some of his commanding authority that might set standard approach style, lay down definite rules and compel other to follow them? तो और जनरेशन के लिए जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने डॉक्टर जॉनसन ने एक ऐसी अथॉरिटी बनाई प्रो स्टाइल के लिए कि वो उस डेफिनेट स्टाइल को यानी मालूम रूल्स को वो फॉलो करे और औरों को भी कंपेल करे ताकि उसको फॉलो करे। दैट इज व्हाट वाज एक्चुअली डन बाय जॉनसन। जॉनसन ने क्या की, उसने औरों के लिए एक स्टाइल बनाई कि आपने प्रोज किस तरह लिखना है। ही सेट अ मॉडल ऑफ प्रोज स्टाइल which had rhythm, balance and lucidity, जिसके अंदर वो जो है वो एक ऐसा स्टाइल उसने प्रोज बनाई जिसके अंदर रिदम था, बैलेंस था और वाजिफपन था, and which could be imitated and prophet, जो कि उसको इमिटेट किया जाता था और इमिटेशन के साथ उसको फायदा भी मिलता था। इन डूइंग सो ही प्रिजर्व द इंग्लिश प्रोज स्टाइल फ्रॉम डीजनरेटिंग इनटू ट्रिविलिटी एंड फेबलनेस, उसने इंग्लिश प्रोस को अपने आप को वो प्रिजर्व करते हुए उसने डी जनरेटिंग इनटू ट्रिविलिटी एंड फीबलनेस जो है उसके अंदर वो मतलब छोटी छोटी चीजों को उसने वो फोकस की, विच हैव बीन इनविटेबल रिजल्ट इन स्लेविशली imitating the prose style of great writing like Edison by the ordinary writer who had not the secret of Edison genius। तो जिसने वो जो है वो बड़ा अजीब लगता था कि उसके छोटे छोटे वो जो है पॉइंट को फिर आपने कॉपी करना है, हत्ता कि एडिसन ने भी उन छोटे छोटे पॉइंट को वो कॉपी की, जो कि बड़ा स्लेविशली लगता था। द मॉडल वाज सेट बाय जॉनसन, और वो मॉडल जो था वो किसने सेट किया था? डॉक्टर जॉनसन ने सेट किया था। दो जॉनसन्स ओन स्टाइल is often condemned
ایز پونڈیریس ان وربوز. اگرچہ وہ جانسن کے اوپر یہ بھی اعتراض ہے کہ اس کا اپنا سٹائل جو ہے بہت زیادہ بھاری، بہت زیادہ الفاظوں والا ہے. ہی کوڈ رائٹ ان این ایزی اینڈ ڈائریکٹ اسٹائل وین ہی چوز. جبکہ وہ چاہتا تھا تو وہ ایزی اینڈ ڈائریکٹ اسٹائل میں بھی لکھ سکتا تھا. This is clear from Lives of Poets where formal dignity in his manner and the ceremonial straight lines of the phraseology are mixed with the touches of playful humor and stinging scream crunched very simple and elusive style. تو اس سے وہ ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ کیسے وہ دونوں سٹائل میں لکھ سکتا تھا. وہ جب چاہتا تو وہ سمپل سٹائل میں، جب اس نے وہ لائیوز آف پوئٹ لکھا تو اس کے اندر وہ جو ہے بڑا زیادہ تقریبی اور جو سمپل الفاظ میں اس نے پریزیولوجی یوز کی، جس کے اندر وہ ہیومر بھی آپ کو تھا اور جو ہے وہ واضح آپ کو نظر آتا تھا، یعنی وہ سٹائل. The chief characteristics of Johnson's prose style is that اس کا مین کیریکٹرسٹک یہ ہے it grew out as the conversational habit. اس کے اندر آپ کو conversational prose style کے اندر آپ کو conversation جیسا نظر آتا تھا and therefore it was always clear. اور اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہوتا تھا. Forceful مطلب آپ کو وہ اپنے طرف کھینچتا تھا. In frank اور simple الفاظ تھا. We may not sometimes agree to the views he expresses in the lives of poets. Sometime ہم اتفاق نہیں کرتے جو نظریہ وہ the lives of poet کے اندر وہ بیان کرتا ہے, but we cannot be impressed by his boldness. لیکن but we cannot but be impressed by his boldness. یعنی ہم یقین نہیں کرتے لیکن ہم متاثر ہاں ہوتے ہیں اس کے boldness سے, his wit اس کے دانائی سے, wide range in brilliancy of his style اس کے بڑے زیادہ رینج. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایڈمن بروک جو کہ 1729 میں پیدا ہوا. ان 1796 میں اس کا ڈیتھ ہوا, 97 میں اس کا ڈیتھ ہوا. واز دا موسٹ امپورٹنٹ ممبر آف جانسن سرکل. ہی واز دا ممبر آف دا پارلیمنٹ فار دا 30 years. In such he made his mark as the most powerful and effective orator of his time. تو وہ ڈاکٹر جانسن کے سرکل کا سب سے وہ جو ہے امپورٹنٹ کیریکٹر تھا, ممبر تھا, اور اس نے 30 ایئر جو ہے اس نے پارلیمنٹ کو دی. اس کا مطلب وہ پولیٹیشین بھی تھا جو وہ اپنے وقت کا بہت زیادہ افیکٹو اوریٹر اینڈ فورسفل اوریٹر تھا. دا مین آف ویسٹ نالج, اس کے پاس بہت زیادہ نالج تھا. اینڈ ہی واز دا گریٹسٹ پولیٹیکل فلاسفر دیٹ ایور اسپوک ان انگلش پارلیمنٹ تھا. اور یہ واحد ایک پولیٹیکل فلاسفر تھا جو صرف یہ بنتا تھا جو انگلش پارلیمنٹ میں بولتا تھا. بروکس چیف کنٹریبیوشن ٹو لٹریری آر اسپیچز اینڈ رائٹنگز آن دا پبلک کیریئر. اس کا لٹریچر کے ساتھ بڑا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ وہ اسپیچز کرتے تھے پبلک کیریئر کے اوپر. دا ارلیسٹ آف دیم ور تھاٹ آن دا پریزنٹ ڈسکاؤنٹ. اس کا سب سے پہلا اسپیچ جو تھا وہ تھا تھاٹس آن دا پریزنٹ ڈسکانٹینٹ, جو کہ 1717 میں اس نے وہ لکھا. ان دس ورک بروک ایڈوکیٹڈ دا پرنسپلز آر لمیٹڈ monarchy which had established in England since the glorious revolution in 1688 when James II was made to quit the throne. یہ اس نے کب لکھا؟ یہ اس نے جب بروک نے جب وکالت کی اس پرنسپل کا اور اس مونارکی کے پرنسپل کا جو کہ انگلش میں اسٹیبلش ہوا تھا, اور وہ بہت زیادہ عجیب انقلاب آیا تھا 1688 میں جب جیمز سیکنڈ کو تھرون سے وہ اس کو نکالا گیا تھا. اینڈ William Orange was invited by the parliament to become the king of England. اور جب ولیم اورنج جو ہے اس کو دعوت دی کہ آپ آ جاؤ اور پاور سنبھالو اور انگلینڈ کا بادشاہ بنو. When the American colonies revolted against England, an English government was trying to suppress the revolt. Broke vehemently educated the cause of American independence. اسی دوران جب امریکہ نے انگلینڈ کے بغاوت کی اور انگلش گورنمنٹ نے کوشش کی کہ اس بغاوت کو سپریس کرے, اسی ٹائم پہ بھی بروک نے اپنا وکالت جو ہے اچھے انداز سے
وہ اس نے وکالت لڑی اور اس کے لیے کہ وہ امریکہ کو آزادی دلائے. ان دیٹ کنیکشن اس لحاظ سے ہی ڈیلیورڈ ٹو فیمس اسپیچز ان دا پارلیمنٹ. تو اسی دوران اس نے دو بڑے مشہور اسپیچز جو ہے پارلیمنٹ میں وہ کی. اس کا ایک کا نام تھا آن امریکن ٹیکسیشن جو کہ 1774 میں تھا اینڈ کنسلٹیشنز ود امریکہ, اور دوسرا اسپیچ کا نام تھا consultations with America in which are embodied true statesmanship and political wisdom, جس کے اندر اس نے ثابت کی statesmanship کا and political wisdom کا. The greatest speeches of Brock were however deliver connection with the French Revolution. اس کے بڑے speeches جو ہے وہ فرینچ ریولیوشن سے لنک ہے, which were published as the reflections on the French Revolution, جو کہ پبلش ہوئی جس کا نام تھا the reflection on the French Revolution 1790 میں. Here Brock shows himself as a prejudice against the ideal revolution, اور اس نے اس طرح کے ideal revolution کا اس نے وہ بدگمانی جیسی پیش کی. At the time he become immoderate in indulgence in exaggeration, اسی وقت پہ وہ بہت زیادہ نامناسب لگا اور اس نے exaggeration سے کام لی. But from that point of view, اسی لحاظ سے of style and literary merit, on the reflections standard higher because they thought out the poetry's Brock's nature, کیونکہ اسی وقت سے وہ اس نے وہ اس کو غلط سمجھا کہ اس نے وہ بدگمانی سے وہ کام لی, لیکن بروک کے پوئٹری سے اس کے کردار کا یا نیچر کا پتہ چلتا تھا. His last speech delivered in the connections with the impeachment of Riddenhausen for the atrocities he committed in India, اس کا آخری اسپیچ جو ہے اس نے وہ جب حملہ اس نے ویرن ہاسٹن نے جب انڈیا کے اوپر بے رحمی سے حملہ کی, شو بروک ایز دا چیمپئن آف جسٹس اینڈ اے ڈیٹرمنٹ آف پوک کرپشن. تو اسی ٹائم پہ وہ جو ہے اس نے چیمپئن آف جسٹس جو ہے وہ انصاف مانگنے کا ایک چیمپئن بنا کے رکھا, اینڈ ڈیٹرمنٹ اور اس کو اپنا وہ جو ہے دشمن ثابت کر دیا اس بندے کو آف کرپشن اینڈ ہائی ہینڈنس اینڈ کروئلٹی, اور اس نے ثابت کر دیا کہ بہت زیادہ ظلم ہے. The political speeches in writing the Brock belong to the sphere of literature and high order because of their universality. اس کے political speeches جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے آرڈر کے ہیں اور high universality اس کے اندر ہے. high universality کا مطلب سب کے لیے تھے. though he dealt in them with the event which happened during his day, اس نے اس ٹائم کے ساتھ اس نے وہ ڈیلنگ کی. he gave expression to the ideas and impulses which was true not for one age but for all time, اور اس نے ایسے ایکسپریشنز کو ظاہر کی جو کہ نہ صرف اسی وقت کے لیے بلکہ تمام عمر کے لیے وہ ٹھیک تھی. In the second place they occupy a honorable place in English, خاص جگہ لی in English literature میں, on the account of excellent their style, ان کے سٹائل کی وجہ سے. The prose of Brock is full of fire and enthusiasm. پروز جو بروک کا تھا یہ جوش اور جذبے سے اور مطلب اس سے بھرا ہوا تھا, یٹ سپریملی لاجیکل, ہاں بہت زیادہ لاجیکل تھا, ایلیکوینٹ اینڈ ریسٹرینڈ, وہ بہت زیادہ وہ کامن تھا اور کامن لینگویج میں بہت زیادہ دانشمندانہ تھا. فیئرلیس اینڈ یٹ آرڈرلی, steered by every popular moment and yet dealing with the fundamental principles of politics and philosophy, اور جو بہت زیادہ ہر ایک مومنٹ کو فوکس کرتا تھا اور فنڈامنٹل پرنسپل آف پولیٹکس اینڈ فلاسفی کے ساتھ وہ لنک کرتا تھا. بروک اسٹائل ان شارٹ ریسٹرینٹ philosophical dignified obedient in law and order, اس کا اسٹائل یہ تھا. ریسٹرینٹ تھا, ریسٹرینٹ کا مطلب وہ جو ہے وہ اسپیسیفک تھا, فلسافیکل تھا, ڈگنیفائڈ تھا, ڈگنیفائڈ شامل, اوبیڈینٹ تھا, ان لا اینڈ آرڈر, فری فرام ایگزیجریشن سے فری تھا, پیڈنٹری نومائسی ایز ویل ایز ویلگیریٹی اینڈ
सुपरफिशियलिटी, वल्गैरिटी का मतलब बेहुदा अल्फाजों से, और सुपरफिशियलिटी का मतलब ये है ऐसे जो मतलब जो है वो जो अंदर से खोखला और खास कुछ ना हो, इससे वो पाक था। अब एडवर्ड गिबन के बारे में हम बात करते हैं, जो कि 1737 में वो पैदा हुआ, 1794 में उसका डेथ हुआ। वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लिश हु रोट इन लिटरी मैनर, ये इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट हिस्टोरियन है इंग्लिश में और जिसने लिटरी मैनर में लिखा। हिज ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल वर्क द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, उसका जो बड़ा वर्क जो थे वो द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर था, विच इज एन अथॉरिटेटिव इन वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, जो कि एक अथॉरिटेटिव था और इसके अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। कैन पास सक्सेसफुली, वो सक्सेसफुली पास होता था। वो आगे चला द टेस्ट ऑफ मॉडर्न रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, जो कि मॉडर्न रिसर्च के लिए और स्कॉलरशिप के लिए ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट रहा। बट इट्स इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स प्रोज स्टाइल, लेकिन लिटरेचर में उसका वो जो है अहमियत इसको प्रोज स्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा हासिल है। विच इज वेरी क्लाइमैक्स, which is the very climax of classicism, जो क्लासिज्म का एक क्लाइमेक्स था। इट इज फिनिश्ड एलिजेंट एलेबोरेट एंड एग्जॉस्टिव, ये खत्म हुआ बहुत ज्यादा वाज़ेह और बहुत ज्यादा बारी अंदाज में। दो हिज स्टाइल इज समटाइम्स मेड बाय द affectations and undue elaborations, yet on the account of the massive intellect and unfailing sense of literary proportions, he towers above the competitors as a model of historians. उसका स्टाइल जो थे वो कभी कभार क्रिटिक्स के ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन जितने भी वो तारीखदान है उसके लिए वो जो है एक मॉडल की तरह है। अब लेटर्स एंड डायरीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अदर काइंड ऑफ राइटिंग विच बिगन टू ग्रो इम्पोर्टेंस इन 18th सेंचुरी इंक्लूड डायरीज एंड लेटर्स, और किस्म का राइटिंग जो कि 18th सेंचुरी में शुरू हुई वो डायरीज एंड लेटर थी। Lady Mary Momentary Montagu's letter at the first part of century were famous. Lady Mary Wortley Montagu's जो लेटर्स थे उसके खतूत वो इस 18th सेंचुरी के शुरू वाले पार्ट में बहुत ज्यादा मशहूर है। लेटर लॉर्ड चेस्टफील्ड्स लेटर टू हिज सन published in 1774 after both of them were dead. बाद में उसके लेटर पब्लिश हुए लॉर्ड चेस्टफोर्ड का जो कि उसके बेटे का, लेकिन वो पब्लिश हुई अब तो उन दोनों के मरने के बाद। इट बिकेम वेरी पॉपुलर एज अ बुक ऑफ गुड मैनर, और ये किताब की अच्छे मैनर की किताब के नाम से बहुत मशहूर हुआ। बट मेनी पीपल इंक्लूडिंग डॉक्टर जॉनसन डिड नॉट लाइक द काइंड ऑफ मैनर ऑफ लेटर डिस्क्राइब, लेकिन बहुत ज्यादा राइटर को, हत्ता कि डॉक्टर जॉनसन को भी इस तरह के लेटर पसंद नहीं आ गए। द डायरीज ऑफ सैमुअल पेपीज describing the period between 1660 and 1669, वो जो सैमुअल पेपास के जो डायरीज है उसके अंदर वो पीरियड है वो बयान की जाती है 1660 से, मतलब 9 साल का पीरियड बाय एन ऑफ जॉन 11 concerning the second half of the 17th century, और जॉन एवेलन के जो डायरीज है इसके अंदर सेकंड हाफ ऑफ 17th century जो है वर नॉट पब्लिश अंटिल 19th century। ये दोनों जो है ये 19th century तक पब्लिश नहीं हुए, बट दे गिव डिटेल ऑफ डेली लाइफ एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन, लेकिन ये डिटेल देता है डेली लाइफ के बारे में, रेस्टोरेशन के बारे में, विच नॉवेल्स इन प्लेस कैन नॉट गिव, जो कि नावल और ड्रामा में ये आप नहीं दे सकते। तो बेटा ये हमारे पास हुआ प्रोज ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सवाल ना हो सकते हैं हमारे लेक्चर थोड़े लेंथी हो क्योंकि हिस्ट्री अभी ज्यादा बाकी है, तो आप इसको मेरे साथ इंशाल्लाह रहे, आप लोगों के फायदे के लिए होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।